ठीक है, अभी तक जो भी हमने कवर किया है एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये तो इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इरिगेशन इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप क्वेश्चंस करके आओगे, मतलब आसान है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कुछ चीजें न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स थ्योरेटिकल है और आप क्वेश्चंस के आंसर करके आएंगे। पर जो वेरियस एस्पेक्ट है, वेरियस जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, उसको करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको करा रहा हूं। पीछे हमने देखा इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन, इरिगेशन होता क्या है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वाटर एप्लीकेशन, देन आफ्टर दैट व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू द क्रॉप्स। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। नाम से ही देखो समझ आ रहा है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स मतलब कि क्रॉप मतलब फसल, कोई जो क्रॉप है, कोई जो फसल है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, वाटर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? तो हर एक क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, पूरे क्रॉप पीरियड में जब तक वो फील्ड में है, एट रेगुलर इंटरवल आपको उसको कुछ डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करना पड़ता है। सो ये जो टोटल वाटर हमने सप्लाई किया है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस क्रॉप एट डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स, और कितना अमाउंट में प्रोवाइड किया है, मींस किस इंटरवल पे प्रोवाइड किया है और कितना अमाउंट में प्रोवाइड किया है, दिस इज व्हाट वी रिफर एज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। मतलब हर एक क्रॉप को एट रेगुलर इंटरवल कुछ ना कुछ पानी चाहिए थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरे लाइफ में कितना कितना दिनों के बाद हमने कितना पानी डाला, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स की जो एप्लीकेशन डेप्थ है, मतलब कितना पानी हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट वाटर डेप्थ में भी डिफरेंट, और कितना टाइम के बाद अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज वी आर अप्लाइंग वाटर टू दैट क्रॉप, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी। अलग अलग क्रॉप्स के लिए ये अलग अलग होगा कि कब आप उसको पानी सप्लाई कर रहे हो और कितना आप उसको पानी सप्लाई कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट हम लिखते चलेंगे और एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे, बिकॉज हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो जहां पे जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। विल बी राइटिंग पॉइंट बाय पॉइंट, बुक से हम लिखेंगे और लिखने के बाद उसको सीधा समझेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे। चलिए लिखिए, राइट द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, एवरी क्रॉप रिक्वायर्स, पहला पॉइंट लिखिए, एवरी क्रॉप रिक्वायर्स, एवरी क्रॉप रिक्वायर्स। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप क्वेश्चंस किए? पहले एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी तक आपने क्वेश्चंस किए? जो मैंने भेजे थे करीब 50-55 क्वेश्चंस, उनको आपने सॉल्व किया? सॉल्व किया आपने कि नहीं? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने क्वेश्चंस किए, वो बताइए। बड़ा देर लगा रहे हैं रिप्लाई करने में यार आपको। चलिए क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालने के लिए। क्लास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस क्लास का रिवीजन करना और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस लगाना है। तो क्वेश्चन लगाना मैं बार बार आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगा, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने वो सारे क्वेश्चंस का एक ब्रीफ डिस्कशन भी किया था। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, यू आर ऑलवेज वेलकम। चलिए लिखिए, एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, every crop requires a certain quantity of water, every crop requires a certain quantity of water, every crop requires a certain quantity of water after a certain fixed interval, after a certain fixed interval, after a certain fixed interval, throughout its period of growth, throughout its period of growth, throughout its period of growth, throughout its period of growth। पीछे हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग जो स्टेजेस हैं क्रॉप की, वो स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहले आप करते हो, द फर्स्ट थिंग इज सोविंग, सोविंग का मतलब आप बोते हो। देन आफ्टर दैट द जर्मिनेशन विल टेक प्लेस, मतलब इसमें अंकुरण होगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन से इट विल बी ग्रोइंग, सो ग्रोथ फेज आएगा, ग्रोथ स्टेज।
Then after the growth, it will attain maturity. So there will be maturity phase. Then once it is going to be matured, इसकी ripening होगी, मतलब फसल पक जाएगी. Ripening will be there, and then we are going to harvest it. मतलब फिर हम इसको निकालेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे जिसको हिंदी में बोलेंगे. एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट. तो लास्ट में प्रोसेसिंग करेंगे जिसमें हम ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे. जैसे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है, जब हमारा बोल सकते हो कि ग्रोथ का पीरियड होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, जब उनकी हाइट बढ़ रही होती है, उनका बॉडी साइज, उनका बॉडी मास बढ़ रहा होता है, तो उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है. उनको ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब तक वो ग्रोथ कर रहे होते हैं. तो बच्चों को इसीलिए बोला जाता है कि खूब खाओ, आप जितना खा सकते हो उतना खाओ, क्योंकि उनको कोई और बोल सकते हो इस तरीके से ज्यादा खाने से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. बट आफ्टर अ टाइम जब मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी का मतलब जब बॉडी साइज, बॉडी मास बढ़ना बंद हो जाता है, जब ग्रोथ बंद हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमारी फूड रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. उसके बाद हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है. फिर अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे. इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर 30-35 यू नीड टू कंट्रोल योर डाइट. नहीं तो फिर मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. जैसे ह्यूमंस में ये आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे ही क्रॉप्स में या प्लांट्स में भी सेम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. जब कोई क्रॉप ग्रोइंग स्टेज में होती है, मतलब जब वो तेजी से बढ़ रही होती है, उसका साइज बढ़ रहा होता है, तब उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. धीरे धीरे जैसे ये मैच्योर हो जाता है, टुवर्ड्स राइपनिंग, पकने के टाइम पे इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, फिर इतना अमाउंट में इसको पानी नहीं चाहिए होता है. यानी ये जो मैं बोल रहा हूं कि हर एक कुछ रेगुलर इंटरवल पे, आफ्टर सर्टेन इंटरवल यू नीड टू सप्लाई सम डेप्थ ऑफ वाटर. दिस डेप्थ में ऑल्सो बी नॉट कॉन्स्टेंट. हो सकता है कि थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ये डेप्थ कॉन्स्टेंट ना हो, मतलब हर बार आप उतना ही पानी सप्लाई करो, ये कोई जरूरी नहीं है. रादर शुरुआत के टाइम पे हम वाटरिंग कुछ ज्यादा देंगे, मतलब हम ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे. जैसे अगर आपने धान की खेती देखी हो, राइस पैडी इरिगेशन, तो पैडी देखो शुरुआत में बिल्कुल सबमर्ज रहता है, पूरा खेत हम फ्लड कर देते हैं. धीरे धीरे जब फसल राइपन करने लगती है या मैच्योरिटी को आ जाती है, फिर उसकी वाटर रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है. तो समझने के लिए, बार बार चीजों को आसान रखने के लिए हम कांस्टेंट डेप्थ लेके चलेंगे. जैसे अभी मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि हर जगह कुछ, सपोज कुछ भी, लेट सपोज 7.5 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर जगह वो 7.5 सेंटीमीटर हम कांस्टेंट रखेंगे. बट इन एक्चुअल दिस विल नॉट बी कांस्टेंट. शुरुआत में रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो डेप्थ ऑफ वाटर भी हमको ज्यादा रख सकते हैं. जैसे जैसे ये मैच्योरिटी और राइपनिंग को रीच करेगा, तो वाटर रिक्वायरमेंट भी क्रॉप्स की रिड्यूस जाती है, देन डेप्थ विल बी रिड्यूस्ड. पर फॉर सिंप्लिसिटी इन आवर कैलकुलेशंस हम इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक है. पहला पॉइंट आपने लिखा, एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल थ्रू आउट इट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ. दूसरा पॉइंट लिखिए, हेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेंस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप सिग्निफाइज, hence water requirement of crop signifies, hence water requirement of crop signifies the total quantity, the total quantity, the total quantity, the total quantity and the way in which crop requires water, and the way in which crop requires water, and the way in which crop requires water. ठीक है. Throughout its period of growth, throughout its period of growth, throughout its period of growth. ठीक है. Full stop. Now make this diagram, make this diagram. इस डायग्राम से इस चीज को समझेंगे. देखो स्टेटमेंट ये बुक में कितना अच्छा, कितना खूबसूरत स्टेटमेंट है कि वाटर रिक्वायरमेंट आप क्या सोच सकते हो, व्हाट डज इट सिग्निफाई. तो ये बताता है कि टोटल क्वांटिटी हम कितना पानी अप्लाई कर रहे हैं, प्लस किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कितने दिनों बाद और किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. जैसे राइस की जो फ्लडिंग होगी वो दूसरे तरीके से की जाएगी, उसको दूसरे तरीके से हम इरिगेशन वाटर देंगे. कोई फॉडर है, यानी चारा वगैरह जिसको बोलते हो आप, फॉडर, ऐसी कोई क्रॉप है
तो उसकी जो मेथड ऑफ वाटरिंग है दैट में बी डिफरेंट। जैसे पोटैटो है, पोटैटो को हम अलग तरीके से वाटरिंग करेंगे। अब तो आप पढ़ भी चुके हो तो आप समझ सकते हो, जैसे वहां पे हम फरो इरिगेशन करते हैं। कोई वेजिटेबल वाली क्रॉप है, जैसे सपोज कैबेज हो गया या जो कलीफ्लावर हो गया, इस तरीके की जो सब्जियां हैं, तो उनमें हम दूसरे तरीके से पानी अप्लाई करते हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब केवल और केवल ये नहीं है कि तुम कितना पानी दे रहे हो या क्रॉप को इनफैक्ट कितना पानी चाहिए थ्रू आउट इट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, नहीं, रादर कि कितना पानी चाहिए उसको आप किस तरीके से सप्लाई कर रहे हो, ये भी एक इसेंशियल फैक्टर है। ये भी हम वाटर रिक्वायरमेंट में ही काउंट कर रहे हैं, कितना पानी चाहिए और वो पानी हम किस तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, एट व्हाट इंटरवल एंड बाय व्हाट मेथड वी आर सप्लाइंग दैट वाटर। जैसे यहां पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। सपोज ये कोई क्रॉप लगाया, तो मानो कि सोविंग मतलब बुआई हमने की एट 1 नवंबर, 1 नवंबर को, जस्ट एन एग्जांपल, हमने बुआई की। ठीक है, हार्वेस्टिंग हमने की मतलब कटाई, लेट्स से कि 10 फरवरी को हमने इसको काट दिया, 10 फरवरी को हमने इसको काट दिया। तो ये पूरा इसका लाइफ है क्रॉप का। इसको एग्जैक्टली हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं, अभी आगे डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको। ये इसकी लाइफ है। अब अलग अलग इंटरवल्स पे देखो, हमने अभी मैंने कांस्टेंट लिया है, बट इन एक्चुअल इट में नॉट बी कांस्टेंट। शुरुआत में डेप्थ में भी मोर, जैसे जैसे लेटर स्टेजेस में आएंगे द डेप्थ विल बी रिड्यूसिंग। पर यहां पे हमने समझने के लिए 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एट सम टाइम हमने प्रोवाइड किया है। लेट्स से कि 2 to 3 वीक्स में हमने प्रोवाइड किया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉप है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? सो इट इज रिक्वायरिंग 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेप्थ ऑन एन एवरेज एट इंटरवल ऑफ 2 to 3 वीक्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको बनाइए और फिर इस स्टेटमेंट को लिखिए। यस सर, फर्स्ट पीडीएफ किया, वेरी गुड। अगर आपने क्वेश्चंस किया तो आपको क्लास की वैल्यू भी समझ आ रही होगी, हमने किस तरीके से चीजों को डिस्कशन किया। देखो, मैं चाहता ना तो जितनी भी पीछे हमने क्लासेस ली है उसको 1 दिन 2 दिन में मैं निपटा सकता था, पर मुझे पता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसलिए हमने डिटेल्स में उन चीजों को डिस्कशन किया। और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी ऐसा थोड़ी ना कि सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, एग्जाम में तो हजारों क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने तो कुछ सैंपल आपको प्रोवाइड किया है ना। तो आप वो जो लिखा हुआ है, आपने जो आपने क्लासेस की हुई हैं, आप उसको करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वी आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चंस करते रहिए, साथ के साथ करते रहिए। इसको बनाइए, मेक दिस डायग्राम, मेक दिस डायग्राम। ठीक है, यहां पे लिखिए, यहां पे लिखिए, हियर वाटर रिक्वायरमेंट इज, वाटर रिक्वायरमेंट इज, टोटल डेप्थ कितनी है? टोटल डेप्थ कितनी है? देखो 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, तो ये 4 बार है, तो टोटल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो लिखो हियर वाटर रिक्वायरमेंट इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखो टोटल, ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में टोटल, ब्रैकेट बंद, एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 to 3 वीक्स, at a regular interval of 2 to 3 weeks, at a regular interval of 2 to 3 weeks, 2 से 3 सप्ताह के रेगुलर इंटरवल पे हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया है हमारी, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो हमें आर्टिफिशियली फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट है वो कुछ मानसून टाइप का है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रेनफॉल सफिशियंट नहीं होती है। पर इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आर्टिफिशियल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ऑलमोस्ट पूरे साल बारिश होती रहती है, पूरे साल एट रेगुलर इंटरवल्स रेनफॉल होती रहती है, तो वहां पे रेन वाटर ही सफिशियंट है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो वहां पे कोई इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे नेचुरल इरिगेशन इटसेल्फ इज सफिशियंट। पर जो हमारा नेशन है, जो हमारा देश है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ क्लाइमेट है कि हम पूरे साल जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी यू कैन से वी नीड टू डेवलप अ इरिगेशन फैसिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, टू यू कैन से फुलफिल द नीड फॉर सर्वाइवल एंड टू ग्रो मोर एंड मोर, यू कैन से ग्रेन्स या फूड जिसको आप बोल सकते हो, खाना ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इरिगेशन सिस्टम डेवलप करें। चलिए, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिग्निफिकेंट टर्म्स यूज फॉर वाटर रिक्वायरमेंट।
या ये सब मत लिखिए, ये मत लिखिए, बस आप ऐसे लिखिए, हेडिंग डालिए क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। डोंट पुट इट लाइक दिस, जस्ट पुट हेडिंग क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। 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 इसमें पहला हेडिंग डालो क्रॉप पीरियड, पुट हेडिंग क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड इसके अंदर लिखिए, क्रॉप पीरियड के अंदर लिखिए द टाइम, द टाइम, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ sowing of crop, from the instant of sowing of crop, from the instant of sowing of crop to the instant of its harvesting, 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 to the instant of its harvesting is referred as, is referred as crop period, is referred as crop period, is referred as crop period, is referred as crop period। ठीक है, फिर हेडिंग डालिए बेस पीरियड। ये यहां पे शो किया है क्रॉप पीरियड क्या है, तो जब से आपने सोविंग किया है, फ्रॉम द इंस्टेंस ऑफ सोविंग, जब से आपने बुआई किया है तब से लेके जब आपने कटाई की है तब तक के बीच का जो टाइम इंटरवल है, इसको क्रॉप पीरियड बोल रहे हैं। फ्रॉम द इंस्टेंस ऑफ सोविंग टू द इंस्टेंस ऑफ हार्वेस्टिंग। मतलब कहने का यह है कि सिंपली जब तक क्रॉप फील्ड में है, खेत में है, हम बोल रहे हैं इसका क्रॉप पीरियड है। जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे हमने बुआई की है तब से लेके जब तक हमने इसको काट नहीं लिया, इस बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉप पीरियड। फिर लिखिए बेस पीरियड, सेकेंड टर्म इज बेस पीरियड, बेस पीरियड, बेस पीरियड, बेस पीरियड। बेस पीरियड के अंदर लिखिए द टाइम इंटरवल बिटवीन, द टाइम इंटरवल बिटवीन, द टाइम इंटरवल बिटवीन, द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप, the first watering of crop, the time period between the first watering of crop, crop to its last watering, to its last watering, to its last watering, to its last watering is referred as base period, is referred as base period, is referred as base period, is referred as base period। ठीक है, बेस पीरियड क्या है, जब आपने पहली बार पानी सप्लाई किया है, द मोमेंट यू आर सप्लाइंग वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टिल द मोमेंट यू आर सप्लाइंग वाटर लास्ट टाइम। पहली बार जब तुमने पानी दिया है तब से लेकर आखिरी बार तुमने जब पानी दिया है, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, इसको बोल रहे हैं हम बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या है, कितने समय के लिए आप फील्ड में पानी सप्लाई कर रहे हो, क्रॉप को वाटर सप्लाई कर रहे हो। क्रॉप पीरियड क्या है, कितने समय के लिए फील्ड में क्रॉप है, जब से बोया तब से लेकर जब तक काट नहीं लिया तब तक के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, क्रॉप पीरियड। और जब पहली बार पानी डाला तब से लेकर जब आखिरी बार पानी डाला, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसको क्या बोल रहे हैं, बेस पीरियड। ठीक है, फिर नोट करके लिखो, नोट करके लिखो पैलियो इरिगेशन, नोट करके लिखो पैलियो इरिगेशन,
पैलियो इरिगेशन, ये देखो ये लिख दे रहा हूं मैं, पैलियो इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन या पलेवा इरिगेशन भी इसको बोलते हैं, या पलेवा इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन और पलेवा इरिगेशन। सर स्क्रीन नहीं आ रही है हमें, क्या नहीं आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ रहा है हमें, स्क्रीन नहीं ब्लैक आ आ रहा रहा है। है, एक मिनट। ठीक है, अभी आ रहा है? नो सर, अभी भी ब्लैक ही है। अभी भी नहीं आ रहा? बस सर, आ गया आ गया। आ गया? ओके सर। ठीक है, ये कुछ जूम सा हो गया है। ठीक है, पैलियो इरिगेशन या पलेवा इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन या पलेवा इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन और पलेवा इरिगेशन। इसके अंदर लिखिए, लिखिए समटाइम्स वाटरिंग इज डन, समटाइम्स वाटरिंग इज डन प्रायर टू सोविंग, sometimes watering is done prior to sowing, sometimes watering is done prior to sowing of crops for the purpose of preparation of land, for the purpose of preparation of land, for the purpose of preparation of land, comma such irrigation is called as paleo slash paleva irrigation, such irrigation is called as paleo slash paleva irrigation, such irrigation is called as paleo slash paleva irrigation, such irrigation is called as paleo slash paleva irrigation। ठीक है, पैलियो इरिगेशन क्या है इधर देखो, समझो पहले। देखो, पैलियो का मतलब होता है पुराना, प्री, प्री पुराना, पहले का। जैसे आपने लिखा होगा पैलियोलिथिक एज, तो लिथिक मतलब होता है पाषाण, पत्थर वाला एज जो है, और पैलियोलिथिक एज मींस पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के पहले का जो प्री स्टोन एज, उसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पैलियो इरिगेशन आप समझ सकते हैं। बोला क्या गया कि कई बार खेत में, फील्ड में क्रॉप हमने सो नहीं किया है, हमने बुआई नहीं किया है, उसके पहले ही हमें वाटर सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। पर्पस क्या है इसका? इट्स पर्पस इज प्रिपरेशन ऑफ लैंड। कई बार जो लैंड है, लैंड में मॉइस्चर की कमी हो सकती है, तो हम करते क्या है, बुआई से पहले इसमें पानी भरते हैं, मतलब इसको इरिगेट करते हैं, ताकि इसमें कुछ सफिशिएंट मॉइस्चर जो रिक्वायर्ड है फॉर द जर्मिनेशन वो आ जाए। उसके बाद हम इसका कल्टीवेशन करते हैं, यानी जुताई करते हैं और बुआई करते हैं। तो ये वाला जो इरिगेशन है, जो कि बुआई से पहले ही कई बार करने की जरूरत पड़ रही है फॉर द पर्पज ऑफ लैंड प्रिपरेशन, उसको बोल रहे हैं पैलियो इरिगेशन या पलेवा इरिगेशन। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक और नोट लिखिए, एक और नोट लिखिए, एक और नोट लिखिए, एक और नोट लिखिए, लिखिए क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड, crop period is slightly more than base period, crop period is slightly more than base period, crop period is slightly more than base period, but for all practical considerations, but for all practical considerations they are assumed to be same, they are assumed to be same, they are assumed to be same। बोला गया कि जो क्रॉप पीरियड है वो ज्यादा होता है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू बेस पीरियड, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हम इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे।
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर गोइंग टू कंसिडर देम सेम। ठीक है, अब ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, इस डायग्राम की मदद से चीजों को समझते हैं। तो आप पहले इस डायग्राम को बनाइए, फिर और समझते हैं। सर पहले सर स्क्रीन ठीक कीजिए। फिर से गड़बड़ हो गई? बस सर। क्या दिक्कत आ रही है यार? लोकेश, देखो स्क्रीन गड़बड़ हो रही है बार बार, बंद हो जा रहा है बार बार कैमरा, जूम आउट हो जा रहा है काफी। देखो ये ऐसे जूम सा हो गया था। नहीं, ये बार बार खुद ही बंद हो जा रहा है, फिर ऐसे ही हो रहा है। शुरू में सही था। ठीक है अभी? यस सर ठीक है। ठीक है, बनाइए इसको।
बन गया? और बेस पीरियड वैल्यू इरिगेशन के साथ में आता है। हाँ जी, बेस पीरियड। बेस पीरियड, हाँ, जो डायग्राम बनाओ, समझा रहा हूं मैं, ऐसे ही बनाओ जैसे बना हुआ है पूरा। बनाइए, फिर समझा रहा हूं मैं। ठीक है, इसको समझने से पहले एक और डेफिनेशन लिखिए। हेडिंग डालिए कोर वाटरिंग, ये लिखा हुआ है कोर वाटरिंग। पुट हेडिंग कोर वाटरिंग, थर्ड टर्म कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग, इसके अंदर लिखो द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू अ क्रॉप, द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू अ क्रॉप, the first watering which is given to a crop, which is given to a crop when the crop is a few centimeter high, 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 is called as core watering, 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 is called as core watering. Full stop. Next point लिखो, it is usually the maximum single watering, it is usually the maximum single watering, it is usually the maximum single watering, it is usually the maximum single watering followed by the watering at usual intervals, followed by the watering at usual intervals, followed by the watering at usual intervals, followed by the waterings at usual intervals as required by the crop, as required by the crop, as required by the crop, as required by the crop. ठीक है, समझो कोर वाटरिंग क्या है। तो ये पहली वाटरिंग है जो क्रॉप कुछ सेंटीमीटर का हो गया है बोने के बाद, तब उसको दी गई है। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कोर वाटरिंग को? क्योंकि इट विल बी द मैक्सिमम सिंगल डेप्थ ऑफ वाटरिंग दैट विल बी गिवन टू द क्रॉप। ये इससे ज्यादा डेप्थ हम कभी नहीं प्रोवाइड करेंगे। अभी बताया कि जब ग्रोइंग स्टेज में शुरुआत में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, शुरुआत में वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये जो पहली बार हम पानी दे रहे हैं, जब ये कुछ सेंटीमीटर का ग्रो हो गया है तब, और वो जो पानी है उस वाटरिंग की डेप्थ सबसे ज्यादा है, इसको बोल रहे हैं कोर डेप्थ, जो डेप्थ है, और इस वाटरिंग को बोल रहे हैं कोर वाटरिंग। ये आपने लिखा, ठीक है। गांव में इसको बोलते हैं कि जब जड़ पकड़ ले या मिट्टी पकड़ ले फसल, तब उसको पहली बार पानी देते हैं, और वो पानी ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है। दैट डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइडेड इज मोर, क्योंकि क्रॉप की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है।
तो इसको बोल रहे हैं कि ये कोर वाटरिंग है। और हमारे लिए एज इरिगेशन इंजीनियरिंग भी, एज इरिगेशन इंजीनियर भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो कनाल में डिस्चार्ज वगैरह है वो आपको ज्यादा फ्लो कराना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा डेप्थ अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो ज्यादा डिस्चार्ज भी आपको कनाल में फ्लो कराना पड़ेगा। सो द जो कैपेसिटी है कनाल की, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर डेप्थ। ये डायग्राम बना लीजिए, यहां पे इसको शो किया है। जैसे ये देखो सोविंग का इंस्टेंस है, दिस इज द टाइम ऑफ सोविंग। यहां से सो किया और यहां पे हमने हार्वेस्ट किया। तो सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग के बीच के टाइम पीरियड को बोल रहे हैं क्रॉप पीरियड। इसको लिखा मैंने सी डेज। ये मैंने फर्स्ट टाइम पानी डाला, फर्स्ट टाइम। इवन इफ द क्रॉप इज नॉट सोन इन फील्ड, पैलियो इरिगेशन हम कर सकते हैं फर्स्ट वाटरिंग। तो ये जो फर्स्ट वाटरिंग है, यहां से लेके जो लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम इंटरवल है, ये देखो फर्स्ट वाटरिंग है और ये लास्ट वाटरिंग है, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है इसको बेस पीरियड बोल रहे हैं। और जब क्रॉप कुछ सेंटीमीटर की हो गई है तो ये हमने वाटरिंग दी। ये देखो हमने डेप्थ ज्यादा रखी है, इसको बोल रहे हैं कोर वाटरिंग। कोर डेप्थ, जितना डेप्थ में हमने ये वाटरिंग की है, सो दिस इज कोर वाटरिंग। ये मैंने डायग्राम से शो किया है, ठीक है। इसको भी बनाइए यहीं पे। बन गया? फिर से बनाइए इसको, देखिए ये बन गया। इसको अब समझ पा रहे हैं? देखिए सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यहां पे मैंने क्रॉप की अलग अलग स्टेजेस दिखाई हैं। अब मैं डायग्राम को गंदा कर रहा हूं, आपको नहीं करना है। यहां पे मैंने देखो सोविंग की, यहां पे सोविंग की, यहां पे जर्मिनेशन हुआ, फिर ये ग्रो कर रहा है, दिस इज द ग्रोथ पीरियड। जब देखो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, आफ्टर सम टाइम ये मेच्योर हो गया, अब इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है। अब देखो मैंने सबकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम रखी है, फिर राइपनिंग हो रही है और फाइनली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग करने के कुछ दिन पहले हम पानी देना बंद कर देंगे, क्योंकि सूखी फसल काटी जाएगी। अगर खेत में पानी रहेगा तो आप सही से कटाई नहीं कर पाओगे। तो ये देखो लास्ट वाटरिंग है, दिस इज द लास्ट वाटरिंग। और यहां पे हमने पैलियो इरिगेशन भी शो किया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड। कई बार सॉइल बहुत ड्राई होगी तो उसमें कुछ सफिशिएंट मॉइस्चर इंश्योर करने के लिए हम फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड बिफोर इवन सोविंग द क्रॉप, सोविंग द सीड्स, हमने इरिगेशन वाटर सप्लाई किया। उसको बोल रहे हैं पैलियो इरिगेशन या पलेवा इरिगेशन। तो जब हमने पहली बार सप्लाई किया है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये पहली वाटरिंग हो जाएगी, और अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये कोर वाटरिंग, पहली वाटरिंग हो जाएगी। जो भी पहली वाटरिंग है, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको बोल रहे हैं बेस पीरियड। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग बेस पीरियड। और जब से सोविंग की गई, जब हमने सो किया, बुआई की, तब से लेके जब तक हमने कटाई नहीं कर ली, टिल द मोमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको बोल रहे हैं क्रॉप पीरियड। ठीक है। ये जब कुछ सेंटीमीटर की फसल हो गई है, जब बोलेंगे कि इसने जड़ पकड़ लिया है, तो हमने जो पहली वाटरिंग थी, दिस इज द सिंगल मोस्ट डेप्थ ऑफ वाटरिंग, इसको बोल रहे हैं कोर वाटरिंग। और ये जो डेप्थ ऑफ वाटरिंग है, इसको बोल रहे हैं कोर डेप्थ। और उसके बाद फिर एट रेगुलर इंटरवल्स हमने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप वाटर सप्लाई किया है। तो इस फ्लो डायग्राम से हमने सारी चीजों को एक बार में ही शो किया है कि पैलियो इरिगेशन क्या है, बेस पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है और कोर वाटरिंग क्या है। इसमें अब किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बार बार ये कंफ्यूज होते हैं कि सर पैलियो पहली वाटरिंग है कि कोर पहली वाटरिंग है। अब तुम समझ गए हो, ये है तो यही पहली वाटरिंग है, ये नहीं है। इट मे नॉट बी नेसेसरी ऑल द टाइम। अगर ऑलरेडी खेत में आपके नमी है, सफिशिएंट मॉइस्चर है, तो हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, और तब ये पहली वाटरिंग हो जाएगी। जो भी पहली वाटरिंग है, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको क्या बोल रहे हैं? बेस पीरियड। अगर पैलियो इरिगेशन पहली वाटरिंग है तो यहां से लेके लास्ट वाटरिंग का जो टाइम पीरियड है, दैट इज बेस पीरियड। अगर कोर वाटरिंग पहली वाटरिंग है तो यहां से लेके जो लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम पीरियड है, उसको बोल रहे हैं बेस पीरियड। जनरली क्रॉप पीरियड थोड़ा सा ज्यादा ही होता है इन कंपैरिजन टू बेस पीरियड, पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज हम इनको सेम लेके चलेंगे। अगर मैं बोलूं क्रॉप पीरियड, मैं बोलूं बेस पीरियड, मैं बोलूं ग्रोथ पीरियड,
ये सब का मतलब ऑलमोस्ट मैं एक ही ले लूंगा, मतलब दे आर गोइंग टू बी मैथमेटिकली फॉर कंप्यूटेशन टेकन टू बी सेम, इन सबको हम सेम लेके चलेंगे। इसको बन गया? आई होप इट इज क्लियर। बताइए अभी कोई डाउट तो नहीं है, समझ आई बातें? इज दिस क्लियर? समझ आया? समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। क्रॉप पीरियड को ही ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है? क्रॉप पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ पीरियड। क्रॉप पीरियड इन, चाहे क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, जिसको भी आप बोलो, सब ग्रोथ पीरियड, सबका हम एक ही मतलब लेके चलेंगे। इज कोर वाटरिंग प्रोवाइडेड एट सिंगुलर टाइम? कोर वाटरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल वाटरिंग होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोर वाटरिंग होगी ये एक सिंगल वाटरिंग होगी। समटाइम्स मल्टीपल, थोड़े थोड़े इंटरवल पे हम कुछ बार वाटरिंग करते हैं, तो उसकी ड्यूरेशन को कोर पीरियड बोलते हैं। जितने टाइम में आप दे रहे हो, मतलब जब से बुआई की तब से कितना टाइम में आपने पहली बार पानी दिया, उसको कोर पीरियड बोल रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक सिंगल वाटरिंग होगी जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी। कुछ क्रॉप्स में मल्टीपल टाइम्स भी की जा सकती है, मतलब कोर वाटरिंग फॉर फ्यू टाइम्स, कुछ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर। आफ्टर दिस हेडिंग डालिए डेल्टा, डेल्टा ऑफ क्रॉप, डेल्टा ऑफ क्रॉप। नाउ पुट हेडिंग डेल्टा ऑफ क्रॉप। ये देखो डेल्टा, डेल्टा ऑफ क्रॉप, डेल्टा ऑफ क्रॉप। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले साइन से, डेल्टा, डेल्टा ऑफ क्रॉप। इसके अंदर लिखिए एवरी क्रॉप रिक्वायर्स, every crop requires a certain amount of water, every crop requires a certain amount of water, every crop requires a certain amount of water, every crop requires a certain amount of water after a certain fixed interval of time, after a certain fixed interval of time, after a certain fixed interval of time, after a certain fixed interval of time throughout its growth period, throughout its growth period, throughout its growth period, throughout its growth period, full stop. Next point लिखो the depth of water required every time, the depth of water required every time, the depth of water required every time generally varies between 5 to 10 centimeter, 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 comma depending upon the type of crop, depending upon the type of crop, comma type of soil, type of soil and type of climate, and type of climate, and type of climate, and type of climate, full stop. Next point लिखो this water is required at an interval of, this water is required at an interval of, this water is required at an interval of 6 to 15 days, 6 to 15 days, ब्रैकेट में लिखो referred as frequency of irrigation, referred as frequency of irrigation, frequency of irrigation को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये सारे ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आएगा धीरे धीरे, बहुत बेसिक चीजें हैं। पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन को आगे मैं और इलेबोरेट करूंगा और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूंगा जब आपको सॉइल मॉइस्चर वगैरह के बारे में बताऊंगा।
ये 5 से 10 सेंटीमीटर या जो 6 से 15 दिन है, ये एक ऐसी बुक में लिखी हुई साधारण सी बात है कि ये जनरल इतना रखते हैं हम, ठीक है। हालांकि ये दिस मे गेट चेंज्ड, ये बदल भी सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो बोला क्या गया, देखो पहले मैं समझा देता हूं। कुछ कुछ इंटरवल पे आप बार बार वाटरिंग दे रहे हो एट सम इंटरवल, जैसे ये हमने पहला डायग्राम बनाया, दिस इज ये हमने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया, तो कुछ कुछ टाइम में देखो हमने 7.5 दिया, फिर 7.5 दिया, फिर 7.5 दिया, फिर 7.5 दिया एट सर्टेन इंटरवल 6 to 15 डेज के आसपास, समथिंग लाइक दिस। तो ये सब अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कितनी है, और इसी को बोलते हैं डेल्टा। सो डेल्टा इज नथिंग बट थ्रू आउट द बेस पीरियड आपने टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई किया है फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रोथ ऑफ दैट क्रॉप। पूरे बेस पीरियड में जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमने सप्लाई किया है उसको बोल रहे हैं डेल्टा, ठीक है। लिखो आगे, फुल स्टॉप करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हेंस द टोटल क्वांटिटी, हेंस द टोटल क्वांटिटी of water required by crop, of water required by crop for its full growth, for its full growth is termed as delta, for its full growth is termed as delta, for its full growth is termed as delta। ब्रैकेट में लिखो, it can be expressed in terms of depth or volume of water, it can be expressed in terms of depth or volume of water, it can be expressed in terms of depth or volume of water, it can be expressed in terms of depth or volume of water, ठीक है। इसको डेप्थ या वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, पर जनरली हम डेप्थ के टर्म में लिखते हैं। फिर एक टेबल बना रहा हूं मैं, इसमें लिखो एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, डेल्टा फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया, फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया, फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सब डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में लिख रहा हूँ, पूरी बुक की टेबल ही मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ पूछता है। मैं बता देता हूँ फिर इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे। शुगर केन, फिर राइस, देन थर्ड वन इज टोबैको, फोर्थ वन इज गार्डन फ्रूट्स, गार्डन फ्रूट्स, फिफ्थ वन इज कॉटन, फिफ्थ वन इज कॉटन, कॉटन के बाद सिक्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, देन व्हीट, व्हीट, व्हीट के बाद बार्ले, मेज, फॉडर एंड पीज, बार्ले, मेज, मेज, फॉडर्स, फॉडर का मतलब होता है चारा, फॉडर स्कैम आपने सुना होगा, चारा घोटाला। 11th पीज, पीज मींस मटर। सबका मतलब आई होप कि आपको पता है, कोई चीज नहीं पता है तो पूछना, बता दूंगा मैं, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ऊपर वाले क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। शुगर केन का है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। राइस का भी है 120 सेंटीमीटर, राइस इज ऑल्सो 120 सेंटीमीटर। टोबैको 60 सेंटीमीटर, टोबैको रादर नॉट 60, 75 सेंटीमीटर, टोबैको 75 सेंटीमीटर। देन गार्डन फ्रूट्स 60 सेंटीमीटर, कॉटन 50 सेंटीमीटर, वेजिटेबल्स 45 सेंटीमीटर, व्हीट 40 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हीट 40 सेंटीमीटर, बार्ले 30 सेंटीमीटर,
30 centimeter, then maize 25 centimeter, then fodders 22.5 centimeter, and then peas 15 centimeter. ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. इंच में भी ये वैल्यूज कई बार ऑप्शंस में देता है, पर आपको आई होप कि सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करना आता है. 1 इंच में 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है. तो कई बार ऑप्शंस में इंच में भी रखता है. बुक में लिखा हुआ है इंच में, बट आई एम नॉट राइटिंग इट. आपको याद रखने में ऐसे आसानी होगी. ठीक है. अगर ध्यान दो तो यहां पे सुगर केन और राइस की डेल्टा सेम है, पर मैंने फिर भी सुगर केन को ऊपर लिखा है क्योंकि सुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है. ये आप ड्यूटी पढ़ के समझोगे. ठीक है. सुगर केन, राइस, टोबैको, गार्डन फ्रूट्स, कॉटन, वेजिटेबल्स, व्हीट, बार्ले, मेज, फॉडर्स एंड पीस, ये सारी चीजें हैं अलग अलग क्रॉप्स. सुगर केन मैं स्टार बनाते जा रहा हूं, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 120 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. देन कॉटन, इंपॉर्टेंट, आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. व्हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. फॉडर्स, ये भी पूछा गया है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही है, कुछ भी पूछ सकता है. सीधा पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेल्टा फॉर दिस क्रॉप. डेल्टा मतलब what is the overall depth of water that you have been supplying throughout its growth period, throughout its crop period, throughout its base period. पूरी इसकी बेस पीरियड में तुमने जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई किया उसको बोल रहे हैं डेल्टा. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ डेल्टा है. सुगर केन को करीब 120 सेंटीमीटर पानी प्रोवाइड करना पड़ता है. राइस को भी करीब 120 सेंटीमीटर. टोबैको 75 सेंटीमीटर. गार्डन फ्रूट्स 60 सेंटीमीटर. गार्डन फ्रूट्स मतलब जैसे एप्पल है, मैंगो है, ऑल दीज थिंग्स. कॉटन जिसको कपास बोलते हो आप 50 सेंटीमीटर. वेजिटेबल्स, सब्जियां 45 सेंटीमीटर. व्हीट मतलब गेहूं 40 सेंटीमीटर. बार्ले 30 सेंटीमीटर. बार्ले 30 सेंटीमीटर. मेज, बार्ले का हिंदी क्या होता है? बार्ले एक सीरियल ग्रेन होता है. बार्ले का हिंदी क्या होता है यार? जौ बोलते हैं क्या इसको? जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका मतलब होता है जौ. जौ ही हमारे यहां बोलते हैं. इसका मतलब गेहूं आप जानते ही हो. ठीक है. मेज, मेज का मतलब पता है आपको? मेज, मेज भी एक क्रॉप है. मेज आपने कॉर्न जैसा ही होता है ये भी. मेज, भुट्टा. हाँ जी, हाँ जी, भुट्टा जिसको हिंदी में बिल्कुल सही. भुट्टा कॉर्न ही को मतलब आप समझ सकते हो. जो कॉर्न होता है भुट्टा जिसको बोलते हो. वेरी गुड. अब इसको मैं कहो तो लिख दो, भुट्टा जिसको बोलते हो. वो सही आपने शब्द बोला है. ठीक है. फॉडर्स का मतलब होता है चारा, जैसे चरी, बरसीन, ये सब होता है. जुंदरी, बजरी, अगर आप गांव में रहते होगे इसको समझ सकते हो. सो दिस इज चारा. पीस मतलब होता है मटर. ठीक है. व्हीट मतलब गेहूं. वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां. वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां. कॉटन मतलब कपास. गार्डन फ्रूट समझ ही रहे हो. टोबैको, तंबाकू. टोबैको मतलब तंबाकू. टोबैको आप जान ही रहे हो. राइस मतलब चावल. शुगर केन मतलब गन्ना. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखिए. राइट अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखिए. इफ rice requires 11.5 centimeter depth, if rice requires 11.5 centimeter depth, if rice requires 11.5 centimeter depth, if rice requires 11.5 centimeter depth of water at an average interval of about 11 days, at an average interval of about 11 days, and crop period for rice is 121 days, and crop period for rice is 121 days, whereas wheat requires 7 centimeter of water. Wheat requires 7 centimeter of water after every 25 days. After every 25 days, and the base period of wheat is 150 days, and the base period of wheat is 150 days, full stop. Find the ratio of delta for rice to that of wheat. Find the ratio of delta for rice
to that of wheat. Find the ratio of delta for rice to that of wheat. Find the ratio of delta for rice to that of wheat. Find the ratio of delta for rice to that of wheat. सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, वेट कर रहा हूं मैं 2 मिनट, आंसर दीजिए। देखो पढ़िए, बोला गया, पहले राइस की बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ मैं बल्कि राइस की पहले बात करूंगा, फिर मैं इधर व्हीट की बात करूंगा। दोनों के डेल्टा का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब राइस में बोला गया है कि रिक्वायर्स 11.5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 11 डेज। क्रॉप पीरियड इसका है 121 डेज। जो क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड है दैट इज 121 डेज। एंड एवरेज इंटरवल है, एवरेज इंटरवल ऑफ वाटरिंग जो है, एवरेज इंटरवल ऑफ वाटरिंग इज इक्वल टू कितना दिन है, 11 डेज, 11 डेज। तो कितने नंबर ऑफ वाटरिंग होगी बताइए, नंबर ऑफ वाटरिंग कितनी हो गई, नंबर ऑफ वाटरिंग यहां पे कितनी हो गई, नंबर ऑफ वाटरिंग हो गई 121 डिवाइडेड बाई 11 यानी 11 टाइम्स। तो आपने 11 बार पानी सप्लाई किया 121 दिन में, अगर आप हर 11 दिन के बाद पानी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ये आगे मैं आपको फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ये वाटर रिक्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा इरिगेशन अगर आपको समझना है तो ये शुरू के 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे समझने पड़ेंगे, नहीं तो हर जगह आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। एवरेज इंटरवल ऑफ वाटरिंग 11 दिन है, तो 121 दिन में 11 दिन में अगर पानी सप्लाई करें तो कितनी बार कर देंगे, 11 बार। और 11 बार में हमने कितना पानी सप्लाई किया, हर एक बार में कितना कर रहे हैं, एट एवरी टाइम वी आर प्रोवाइडिंग 11.5 सेंटीमीटर। सो डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इन ईच वाटरिंग, इन ईच वाटरिंग, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 11.5 सेंटीमीटर। तो टोटल डेप्थ जो सप्लाइड है, टोटल डेप्थ सप्लाइड या अप्लाइड जो भी आप समझना चाहो, टोटल डेप्थ अप्लाई हमने कितना किया, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज अप्लाइड, भाई 11 बार आपने 11.5 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया, तो 11 इंटू 11.5 ये सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 ग्राम में 121 प्लस 11 का आधा यानी 5.5, तो 121 5 26 126.5 सेंटीमीटर। दिस इज द डेल्टा फॉर राइस। अच्छा, व्हीट की बात करें तो व्हीट में बेस पीरियड, चाहे बेस पीरियड दे चाहे क्रॉप पीरियड, हमने देखो यहां पे क्वेश्चन में अलग अलग लिखा है पर मतलब दोनों का सेम ही लिया है, क्योंकि अभी बताया कि इन जनरल क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड, पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम इसको सेम ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो बेस पीरियड जो व्हीट का है दैट इज गिवन 150 डेज, 150 दिन इसका बेस पीरियड है। एंड बोला गया है कि 25 दिनों बाद आपको पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो एवरेज इंटरवल ऑफ वाटरिंग जो दिया है, एवरेज इंटरवल ऑफ वाटरिंग दिस इज गिवन 25 डेज। तो नंबर ऑफ वाटरिंग आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ वाटरिंग कितनी हो गई भाई, 25 दिन में आप सप्लाई कर रहे हो, 150 दिन में कितने बार सप्लाई करोगे, तो 150 डिवाइड बाई 25 ये कितना आ गया, 6 टाइम्स। तो 6 बार हमने सप्लाई किया। और डेप्थ ऑफ वाटर इन ईच वाटरिंग या सिंगल वाटरिंग हम कितना दे रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ वाटर इन ईच वाटरिंग, डेप्थ ऑफ वाटर
इन ईच वाटरिंग इज गिवन टू बी, कितना दिया है क्वेश्चन में, इट इज 7 सेंटीमीटर। हर एक बार हम 7 सेंटीमीटर अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल डेप्थ कितना अप्लाई कर दिया, टोटल डेप्थ कितना अप्लाई कर दिया हमने, टोटल डेप्थ अप्लाइड, जिसको ही हम बेसिकली डेल्टा बोल रहे हैं, तो 6 बार सप्लाई किया और हर बार कितना दिया हमने, 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। दिस कम्स आउट टू बी 42 सेंटीमीटर। तो डेल्टा फॉर राइस निकल के आ गया 126.5 सेंटीमीटर एंड डेल्टा फॉर व्हीट निकल के आ गया 42 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा है रेशियो ऑफ डेल्टा फॉर राइस टू दैट ऑफ व्हीट। तो जो आंसर है रेशियो, ये डेल्टा फॉर राइस टू दैट ऑफ डेल्टा फॉर व्हीट, ये पूछा है। देखो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये बुक में एग्जांपल है, बुक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको मैं टाइम, आप लोग पढ़ने में मुझे रुचि नहीं दिखा रहे हो ज्यादा, नहीं तो मैं आपको और भी चीजें दिखाता। आप पहले ही गोल हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, आप मेहनती नजर नहीं आ रहे हो मुझे। जो भी क्वेश्चंस दिए प्लीज क्विकली सॉल्व करिए, फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा कैसे पढ़ी जाती है। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे पीछे आपने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा, तो जो हाईवे इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड बुक्स है, बुक्स के पीछे जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करना चाहिए, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कितने ही क्वेश्चंस दिखा सकता हूं जो बुक से पूछे गए हैं, जैसे एसके गर्ग की किताब है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, उसके पीछे क्वेश्चंस दिए गए, आप देखो कितनी बार क्वेश्चंस वहां से पूछे, इवन इंजीनियरिंग सब से जो पूछे गए। ठीक है, तो बुक्स बहुत ही, मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूं किताब से, किताब से अच्छा कोई सोर्स नहीं होता है। जैसे ये एसके गर्ग इरिगेशन की किताब है, बहुत सारे क्वेश्चन सीधा बुक से जो क्वेश्चन है, बुक में जो एक्सरसाइजेस दी गई है या पीछे कई सारे क्वेश्चन की, उसमें सीधे सीधे इंजीनियरिंग सबसे जो क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन दिए गए प्रीवियस ईयर और इन जनरल टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन खूब आते हैं, खूब आते हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। आपको बड़ा समय लग रहा है भाई, जेई का पेपर है आपका, एक सवाल करने में अगर 1 मिनट ज्यादा ले रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। मैंने आपको 50 सवाल दिया, आपको 50 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 1 घंटे में आपको उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों टाइम ले रहे हो। कोई गेट के क्वेश्चन है कि टाइम करने, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है, आपको 3 4 दिन चाहिए, तो वो जस्टिफाइड है। पर अभी ये आपकी लैक ऑफ सीरियसनेस नजर आ रही है, और मेहनत करिए। बुक के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने चाहिए, जैसे आरसीसी के जो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, स्टील डिजाइन के जो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, बीएमसी के कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं बुक से डायरेक्टली, जो एसके दुग्गल की किताब है उससे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो वो एक्सरसाइजेज भी आपको सॉल्व करनी चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं आपको ये सब कराऊंगा, पर आपको जो कराया जा रहा है उसमें ही आप पीछे हट जा रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, धीरे धीरे और चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये सीधे बुक का क्वेश्चन है। बुक में एग्जाम्पल दिए रहते हैं, वो एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछता है, बुक में जो एक्सरसाइजेस दी होती है वो एक्सरसाइज एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो डेल्टा फॉर राइस हमने कितना निकाला, 126.5 सेंटीमीटर, एंड डेल्टा फॉर व्हीट कितना निकाला हमने, 42 सेंटीमीटर। रेशियो इसको सॉल्व करो कितना निकल के आएगा, दिस विल बी 3.02। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। गेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें और थोड़ी सी ट्रिक है। अब गेट के क्वेश्चन आपको मैं अभी नहीं उधर जा रहा हूं, और उसमें और छोटी सी ट्रिक है, गेट में इसमें थोड़ा और डिफिकल्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट पे लिखिए, ड्यूटी ऑफ क्रॉप आफ्टर डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ड्यूटी ऑफ क्रॉप आफ्टर डेल्टा, ड्यूटी ऑफ क्रॉप, ड्यूटी ऑफ क्रॉप आफ्टर डेल्टा, ड्यूटी ऑफ क्रॉप। ड्यूटी क्या है, लिखो, ड्यूटी इज डिफाइंड एज, लिखो पहला पॉइंट लिखो, ड्यूटी इज डिफाइंड एज, ड्यूटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ड्यूटी इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, the numbers of hectare, number of hectares of land that can be irrigated, that can be irrigated, that can be irrigated for a given crop, for a given crop, for a given crop, for its full growth, for its full growth, by supplying 1 meter cube per second of discharge, by supplying 1 meter cube per second of discharge continuously throughout its base period, continuously throughout its base period, continuously throughout its
बेस पीरियड, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। देखो ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको ऐसे लिखो और डिफिनीशन यहां से याद रखने में भी आसानी होगी। ड्यूटी को कैसे डिफाइन किया मैंने, देखो ड्यूटी को मैंने बोला ए बाई क्यू। अगर मैं क्यू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ले लूं, मतलब यूनिट डिस्चार्ज, तो ड्यूटी में डिफाइन कर सकता हूं। तो देखो ड्यूटी कैसे डिफाइन किया, ड्यूटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मींस एरिया दैट यू कैन इरिगेट। इरिगेट करने का मतलब ये नहीं कि बस पानी वहां पे छू के वापिस आ जाए। इरिगेट करने का मतलब जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है, जो उसकी डेल्टा है, उस डेल्टा को आप फुलफिल करा रहे हो। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से यूनिट डिस्चार्ज अगर मैं थ्रू आउट बेस पीरियड सप्लाई करूं, बेस पीरियड मतलब पीरियड ऑफ वाटरिंग, थ्रू आउट बेस पीरियड अगर मैं कंटिन्यूअसली 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज सप्लाई करूं, तो जितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में इरिगेट कर सकता हूं किसी क्रॉप की, उसी को बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी कैसे डिफाइन किया गया, सो ड्यूटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप बाई सप्लाइंग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। पूरे बेस पीरियड में अगर मैं 1 क्यूमेक या 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज सप्लाई करूं, तो कितना एरिया में ओवरऑल इरिगेट कर सकता हूं, इस चीज को ही बोल रहे हैं ड्यूटी। ड्यूटी का यूनिट क्या है, यहां पे लिखा हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखिए इसमें एक रिलेशनशिप होता है, यहीं पे हेडिंग डाल लो, चाहो छोटा सा हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। इसके अंदर लिखो, लेट देयर इज अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ बी डेज। लेट देयर इज अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ बी डेज। यूनिट्स का भी ध्यान देना, मैंने बी को डेज में बोला है। लेट there is a crop having base period of b days, and to this crop unit discharge of 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड is applied, and to this crop unit discharge of 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड is applied for the entire base period of b days, for the entire base period of b days, for the entire base period of b days। ठीक है, बोला कि मान लो कोई क्रॉप है जिसका बेस पीरियड बी डेज है, और सपोज करो कि 1 यूनिट डिस्चार्ज मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मैं पूरा बेस पीरियड बी डेज तक सप्लाई कर रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना सप्लाई कर दिया, कैसे निकाल सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड या सप्लाइड कितना हो गया, बताओ कितना सप्लाई कर दिया मैंने, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो डिस्चार्ज, यहां पे देखो डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यही तो होता है यूनिट डिस्चार्ज का, मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज क्या है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम। और डिस्चार्ज यहां पे कितना है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और टाइम कितना है, बी डेज। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं वॉल्यूम, डिस्चार्ज इंटू टाइम करके। देखो तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट्स का ध्यान देना है, पर यहां पे जो टाइम है वो बी डेज में है, तो सेकेंड और डेज, यहां देखो पर सेकेंड है तो मुझे इस डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं बी डेज, पहले तो ये डेज लिख दिया, फिर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड, ये हो गया सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये सेकेंड से सेकेंड ये कट जाएगा, और ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये आपको पता ही है, 86400, 86,400। सो दिस इज 86400, यूनिट क्या हो गया इसका, और सॉरी इंटू बी भी मल्टीप्लाइड है, इंटू बी मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैव बीन सप्लाइड। अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से पूरे बेस पीरियड में डिस्चार्ज सप्लाई किया गया हो तब। लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ले लेते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, assume that
this volume of water, assume that this volume of water matures, assume that this volume of water matures, ये देखो, d hectares of land, d hectares of land। यहां पे d क्यों लिखा आप समझ गए होगे, d मैं ड्यूटी के लिए यूज कर रहा हूं, पीछे अगर आपने लिखा नहीं है तो यहां पे ड्यूटी में ब्रैकेट में लिख लो d, इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ड्यूटी को d से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ड्यूटी को डिफाइन किया आपने कि अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से तुम बी डेज डिस्चार्ज सप्लाई करोगे तो कितने हेक्टेयर इरिगेट कर सकते हो, कितने हेक्टेयर इरिगेट करने का मतलब कितने हेक्टेयर की क्रॉप को तुम मैच्योरिटी में ले आ सकते हो, मतलब उनकी वाटर रिक्वायरमेंट डेल्टा को तुम फुलफिल कर सकते हो। तो अगर 1 मीटर क्यूब में सप्लाई कर रहा हूं तो ये जितने हेक्टेयर इरिगेट करेगा वही क्या हो जाएगा, ड्यूटी। तो यहां पे लिखा है मैंने डी हेक्टेयर ऑफ लैंड। सो अज्यूम दैट दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर मैच्योर्स डी हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड कितना हो गया, देखो क्या मैं लिख सकता हूं, एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड कितना हो गया, एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड कितना हो गया। सो ये हेक्टेयर्स में है, यूनिट को मैं बैलेंस कर रहा हूं बस, d इंटू 10⁴, एक हेक्टेयर में 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज बीन इरिगेटेड, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतने हेक्टेयर्स से उसको मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड जो है पूरे बेस पीरियड में, जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड है या अप्लाइड है, उसी को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। तो मैं डेल्टा निकाल सकता हूं, अगर मुझे वॉल्यूम और एरिया पता है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड है वो कितना है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, इसको डेल्टा बोला तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बाई एरिया। वॉल्यूम हमने कितना निकाला, 86400 मीटर क्यूब, दिस इज अ वॉल्यूम। और एरिया हमने कितना निकाला, d इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला। देखो ये मीटर स्क्वायर से ये 2 कट गया, मीटर में आएगा, और ये 4 है तो 1 2 3 4, ये क्या आ गया 8.64, और सॉरी यहां पे b भी है, b छूट गया, b मीटर क्यूब, 8.64 b डिवाइड बाई d, ये आ गया डेल्टा इन मीटर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें डेरिवेशन करके आपको समझ आ गया है कि जो b है वो बेस पीरियड है, और किसमें है, इस फॉर्मूले में आप किसमें रखोगे, इन डेज, डेज में रखोगे, यूनिट्स आर ऑलरेडी कन्वर्टेड, डेज में रखोगे इसमें b, और d क्या है, d इज ड्यूटी, और इसका यूनिट क्या है, सो इट इज हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसको हेक्टेयर पर क्यूमेक में रखोगे ड्यूटी को। और डेल्टा किस में निकल के आया है, देखो मीटर्स में, डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ये किस में निकल के आया है, इन मीटर, ये इन मीटर्स में निकल के आ गया। तो याद रखना इस फॉर्मूले में b रखोगे डेज में, d रखोगे हेक्टेयर्स पर क्यूमेक में, और जो डेल्टा है वो मीटर में निकल के आएगा। चूंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसी डेल्टा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट इज नथिंग बट 864 b डिवाइड बाई d सेंटीमीटर। ये ड्यूटी और डेल्टा के बीच का रिलेशनशिप है। क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लेना, अगर 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर विल बी कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर, पॉइंट 2 डिजिट पे लगा हुआ है, हट गया 864 b बाई डी। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डेल्टा और ड्यूटी में रिलेशनशिप क्या है कि डेल्टा बराबर 8.64 b बाई डी, ये मीटर में देगा, इसमें b रखोगे डेज में, d रखोगे हेक्टेयर पर क्यूमेक में। यहां पे 864 b बाई डी ये सेंटीमीटर में देगा, अभी भी b डेज में है, d हेक्टेयर पर क्यूमेक में है, पर डेल्टा इस बार सेंटीमीटर में है। ठीक है, फिर अगेन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है, फिर लिखो एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ ड्यूटी फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ ड्यूटी फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। एवरेज
approximate values of duty for certain important crops in India. Average approximate values of duty for some important crops in India. बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, अभी तक जो भी बताया है सब बहुत पूछता है, और ये चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लिख रहा हूं, जैसे शुगर केन, राइस, अदर खरीफ क्रॉप्स, राबी खरीफ अभी आपको बताऊंगा। देन राबी मतलब राबी क्रॉप्स, इन जनरल जो राबी क्रॉप्स हैं। पेरिनियल्स, और फिर हॉट फॉडर्स मतलब जो गर्मी में चारा उगाया जाता है। हॉट फॉडर्स मतलब ना तो ये राबी में है ना तो खरीफ में, बल्कि हॉट समर्स में, जायद भी इनको कई बार बोलते हैं, हॉट फॉडर्स बोल रहे हैं। शुगर केन का कितना है? 730 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। राइस का है 775 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। और जो अदर खरीफ क्रॉप्स हैं इनका 1500 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक है। राबी क्रॉप्स का 1800 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक है। और जो पेरेनियल क्रॉप्स हैं इनका 1100 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक है। और जो हॉट फोडर्स हैं इनका 2000 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक है। अगेन मैं स्टार बना दे रहा हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है, हजारों बार पूछा है, उस पर स्टार बना दे रहा हूं। दिस शुगर केन एंड राइस, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, ये भी तुम याद रख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं व्हीट। तो कई बार व्हीट का भी पूछता है, तो व्हीट का आप याद रखना, क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है व्हीट, 1800 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। नाउ राइट अ क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज, फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप find the delta for a crop when its duty is 1728 hectares per cubic. When its duty is 1728 hectares per cubic on the field, and base period of this crop is 115 days, and base period for this crop is 115 days, and base period for this crop is 115 days. बताइए, सीधा फॉर्मूला में रखना है। ड्यूटी डेल्टा के बीच का आपको रिलेशनशिप पता है। पूछा क्या है? डेल्टा पूछा है। तो डेल्टा क्या है? 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी इन मीटर्स। यहां पे बी और डी किसमें है? डेज और हेक्टेयर्स पर क्यूबिक में, जिसमें दिए गए हैं, तो सीधे वैल्यू पुट करनी है। 8.64, बेस पीरियड बी इज 115 डेज, डिवाइड बाई ड्यूटी इज 1728 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक। ये किसमें निकल के आएगा? मीटर्स में। जब इसको सॉल्व करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 57.5। इस सेंटीमीटर में बता रहा हूं, 57.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब इंटू 10⁻² करोगे, देन इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर। 57.5 सेंटीमीटर। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का मतलब कि ओवरऑल क्रॉप्स की क्या रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है। एवरी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट अ फिक्स्ड इंटरवल, एट सर्टेन इंटरवल। किसी क्रॉप को जो वाटर टोटल रिक्वायर्ड है फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ग्रोथ, और किस तरीके से ये पानी सप्लाई किया गया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। फिर हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
आगे मैं डिफाइन करूंगा, आगे 2 चैप्टर में मैं बीसीओ टर्म डिफाइन करूंगा। अभी तो आपको 2 डिफाइन किया, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, एक और पैलियो और कोर वाटरिंग डिफाइन कर दिया। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, छोटे छोटे टर्म्स होंगे, अभी मैं 1 बाय 1 धीरे धीरे डिफाइन करता चलूंगा। फिर मैंने ड्यूटी डिफाइन किया और डेल्टा डिफाइन किया। डेल्टा क्या बोला मैंने कि ओवरऑल जो डेप्थ ऑफ वाटर है जिसको आप सम अप कर सकते हो वो डेल्टा है। और ड्यूटी क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट यू कैन इरिगेट इफ यू सप्लाई 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। फिर मैंने ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशनशिप निकाला। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की मैंने ड्यूटी और डेल्टा लिखी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कोर में मैं भूल गया हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की कोर डेप्थ भी लिख लो, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, स्पेशली राइस और शुगर केन का, तो ये भी लिख लो। ये भूल गए वहां पे जगह है तो वहां पे लिख लो, अदरवाइज यहीं पे लिख लो। लिखो लिखो, नोट करके लिखो। अगर वहां पे जगह है जहां पे आपने कोर वाटरिंग लिखी है तो वहां पे लिखो, नहीं तो यहीं पे लिख लो, नोट करके लिखो। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ core watering, the optimum depth of core watering for different crops, are different, different for different crops are different, ठीक है। एग्जाम्पल, ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख के रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस के लिए इट इज 19 सेंटीमीटर कोर डेप्थ, 19 सेंटीमीटर। और वीट के लिए दिस इज 13.5 सेंटीमीटर। इसमें लिखा नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर केन भी लिख लो यहां पे, दिस इज 16.5 सेंटीमीटर। तीनों ही खूब पूछता है, तीनों ही ये खूब पूछता है। नोट में ही आगे कंटिन्यू करके लिखो। द पीरियड फॉर विच कोर वाटरिंग इज डन is termed as core period. The period for which core watering is done is termed as core period. The period for which core watering is done is termed as core period. ठीक है, कोर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कोर पीरियड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे राइस के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट है, राइस के लिए 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 वीक्स। और वीट के लिए 3 to 8 वीक्स, 3 to 8 वीक्स, 3 to 8 वीक्स। ये राइस इज मेजर खरीफ क्रॉप, ये राइस और शुगर केन और व्हीट आपको पहले भी समझा चुका हूं, दिस इज मेजर खरीफ क्रॉप, दिस इज मेजर खरीफ क्रॉप, एंड व्हीट दिस इज मेजर राबी क्रॉप। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट सीजन्स, ये सब डिस्कस करूंगा मैं, धीरे धीरे सब आपको क्लियर हो जाएगा। मेजर राबी क्रॉप, इसलिए इनका आपको पता होना चाहिए। और यहां पे जो शुगर केन लिखा है दिस इज मेजर पेरेनियल क्रॉप, दिस इज मेजर पेरेनियल क्रॉप, दिस इज मेजर पेरेनियल क्रॉप। और एक और नोट लिखो, इफ कोर वाटरिंग इज नॉट रिसीव्ड बाय द क्रॉप, if core watering is not received by the crop, if core watering is not received by the crop at desired time period, at desired time period, comma, it suffers significant loss, it suffers significant loss, it suffers
सिग्निफिकेंट लॉस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां पे जगह कोर वाटरिंग के पास तो वहीं पे लिख लो, नहीं तो यहां पे लिख लो, कोई बात नहीं। नाउ पुट हेडिंग अगेन, ये ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेज। पुट हेडिंग ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेज। ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेज। ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेज। ठीक है, अब इसको लिखते जाइए, तब तक मैं एक डायग्राम बनाता हूं और फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। लिखिए, इन इरिगेशन सिस्टम, इन इरिगेशन सिस्टम, इन इरिगेशन सिस्टम, water from source flows into main canal. In irrigation system, water from source flows into main canal. In irrigation system, water from source flows into main canal. In irrigation system, water from source flows into main canal, comma, from main canal, from main canal to the branch canal, to the branch canal, from main canal to the branch canal, branch canal, comma, from branch canal into the distributary, from branch canal into the distributary, ब्रैकेट में लिखो, इसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बोलते हैं, ब्रैकेट में मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रैकेट बंद, कॉमा, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरी टू माइनर, 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 ब्रैकेट में लिखो, इसको माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बोलते हैं, इसको माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट बंद, कॉमा, फ्रॉम माइनर इनटू द वाटर कोर्स, 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 वाटर कोर्स और फील्ड चैनल, और वाटर कोर्स को फील्ड चैनल भी बोलते हैं, और फील्ड चैनल, and finally into the field, 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 full stop। next point लिखिए फिर, next point, during this passage of water, during this passage of water, during this passage of water, during this passage of water from one point to another point in irrigation system, from one point to another point in irrigation system, from one point to another point in an irrigation system, in an irrigation system, comma, loss of water due to evaporation and percolation takes place, loss of water due to evaporation and percolation takes place, loss of water due to evaporation and percolation takes place, loss of water due to evaporation and percolation takes place, loss of water due to evaporation and percolation takes place, loss of water due to evaporation and percolation takes place,
loss of water due to evaporation and percolation takes place. Full stop. Next point देखो, नहीं, टेक्स प्लेस कॉमा करके, विच इज टर्म्ड एज ट्रांसमिशन और कन्वेयंस लॉसेज, ये लिख दे रहा हूं मैं, विच इज टर्म्ड एज ट्रांसमिशन और कन्वेयंस लॉसेज, विच इज रिफर्ड एज ट्रांसमिशन और कन्वेयंस लॉसेज, विच इज रिफर्ड एज ट्रांसमिशन और कन्वेयंस लॉसेज. ठीक है, बनाइए इस डायग्राम को. नहीं, इसको पहले फिर समझते हैं.
मेक दिस डायग्राम, फिर इसको समझते हैं। बन गया? देखो, ये आगे आपको समझाऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कनाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें एक हम रिजर्वायर क्रिएट करते हैं, शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था। इस रिजर्वायर से हम पानी को निकालते हैं। तो सबसे पहले देयर विल बी अ मेन कनाल, मेन कनाल के बाद देयर विल बी अ ब्रांच कनाल, मतलब मेन कनाल से पानी ब्रांच कनाल में जाएगा। ब्रांच कनाल के बाद देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बोलते हैं। सो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल। डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद देयर विल बी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, सो माइनर। और माइनर के बाद देयर विल बी वाटर कोर्स और फील्ड चैनल। देयर विल बी वाटर कोर्स, या इसी को बोलते हैं फील्ड चैनल, इसी को बोलते हैं फील्ड चैनल। एक एक चीज समझो ध्यान से। जैसे ये कोई रिवर है, इस रिवर में मैंने ये एक ऑब्स्ट्रक्शन डाला, डैम, वियर, बराज, कुछ भी बनाया, दिस इज बराज और वियर। फिर यहां पे हमने अपस्ट्रीम साइड में कुछ पानी स्टोर कर लिया, जिसको रिजर्वायर बोल रहे हैं। यहां पे हमने कनाल डाइवर्ट की, जो सबसे पहली कनाल है उसको बोल रहे हैं मेन कनाल। द फर्स्ट कनाल इज मेन कनाल। मेन कनाल में जो डिस्चार्ज फ्लो होगा वो ज्यादा फ्लो होगा। आगे ये सब बताऊंगा कि डिस्चार्ज कितना कितना है, कुछ जगहों पे यहां पे लिख दिया है, पर मेन कनाल में डिस्चार्ज विल बी मोर। ठीक है। फिर मेन कनाल से देखो, ये एक कनाल डाइवर्ट हुई, नेटवर्क बन रहा है कनाल का। मेन कनाल से ये एक कनाल डाइवर्ट हुई, पानी ये देखो इधर से कुछ इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस, और फिर ये फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मेन कनाल से देयर इज अ ब्रांच कनाल, ब्रांच कनाल में डिस्चार्ज विल बी मोर देन 30 क्यूमेक्स। ब्रांच कनाल से भी देखो, ये मैंने एक निकाला, इसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्चार्ज इज गोइंग टू बी लेस देन 30 क्यूमेक्स, ये लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसलिए लिख दिया है। फिर डिस्ट्रीब्यूटरी से भी एक मैंने निकाला, नेटवर्क बनाया, एक और चैनल निकाला, इसको बोल रहे हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। इसमें डिस्चार्ज लेस देन 2.5 क्यूमेक्स है। इससे भी हमने एक छोटा सा चैनल निकाला, जिसको बोल रहे हैं वाटर कोर्स या फील्ड चैनल। ये जो वाटर कोर्स या फील्ड चैनल है, ये जो माइनर चैनल है, माइनर कनाल है, उससे पानी फील्ड में ले आ रहा है। यहां पे एक आउटलेट लगा हुआ है बेसिकली, यहां तक आउटलेट के पहले यानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी तक कनाल जो है उसमें पानी सप्लाई करना इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां से फ्रॉम आउटलेट पानी को ले जाना फील्ड तक फार्मर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेम वैसी ही बात है जैसे जो रॉ वाटर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो एक बोर, एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फरूल बोर, फरूल पॉइंट, वहां तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी सप्लाई करना। वहां से अपने घरों में कनेक्शन आप देते हो, पानी अपने घरों तक ले जाना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल हो गया। सेम वैसे ही आउटलेट तक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बियॉन्ड दिस फ्रॉम आउटलेट टू फील्ड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मर्स इटसेल्फ। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले मेन कनाल, मेन से ब्रांच कनाल, ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर, माइनर से फील्ड चैनल या वाटर कोर्स। सबसे बड़ी साइज की कनाल, मतलब सबसे ज्यादा डिस्चार्ज मेन कनाल से होगा, उसके बाद ब्रांच कनाल से। एक मेन कनाल से वेरियस ब्रांचेस निकलेंगी, मैंने एक निकाल के दिखाई। दिस विल बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मे बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेज हम डाइवर्ट कर सकते हैं। एक ब्रांच कनाल से नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल सकती है, यहां पे मैंने एक उठाया, एक डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल निकाला। फिर इस डिस्ट्रीब्यूटरी से नंबर ऑफ माइनस निकल सकते हैं, मैंने एक दिखाया।
और माइनर से फील्ड में हम पानी ले जाते हैं फील्ड चैनल्स के थ्रू या वाटर कोर्स के थ्रू। तो ये एक अरेंजमेंट है, इनफैक्ट ये कनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगला चैप्टर ये, इसको हमें डिटेल में समझना है, वहां तक आपको वेट करना है, पर इस तरीके से हम कुछ वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट्स पे हम ड्यूटी ऑब्जर्व करेंगे। ड्यूटी किसी भी इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को जज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर मैं बोलूं किसी भी इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को तुमको चेक करना है तो डेल्टा और ड्यूटी में बेहतर इंडिकेटर ड्यूटी है। अगर आप उनकी ड्यूटीज का कंपेयर करो तो आप बता सकते हो कि कौन सा इरिगेशन सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है। ड्यूटीज का कंपेयर करने का मतलब यह है कि जिस वाले इरिगेशन सिस्टम की ड्यूटी ज्यादा होगी, मींस थ्रू विच मोर नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कैन बी इरिगेटेड, उसको मैं बोलूंगा कि ये एक बेहतर परफॉर्मिंग इरिगेशन सिस्टम है। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलग अलग जगहों पे ड्यूटी किस तरीके से वैरी कर रही है। हालांकि अभी तक मैंने ये आपको बताया कि नेटवर्क क्या है, और ये भी बताया कि जब भी पानी पास करेगा इन कैनाल से, इस नेटवर्क से, पानी में लॉस होगा। लॉस कौन कौन सा होगा? तो एक तो होगा परकोलेशन लॉस, मतलब वाटर विल बी सीपिंग इन, परकोलेट कर जाएगा कुछ, लॉस ड्यू टू सीपेज बोल सकते हो आप। और दूसरा इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन इज अ 24/7 प्रोसेस हैपनिंग थ्रू आउट द, यू कैन से, डे एंड नाइट। अलग अलग रेट हो सकता है पर पानी इवेपोरेट कर रहा होगा। तो यहां से यहां तक कहीं पे भी पानी फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हियर टू हियर, जैसे जैसे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कन्वेयंस के लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं। कन्वेयंस के लॉसेज कौन कौन से हैं? सो वन लॉसेज यू कैन से सीपेज, या जिसको बोल रहे हैं हम परकोलेशन लॉस, एंड अदर लॉसेज लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इवेपोरेटिंग। दिस लॉस इज कंसिडरेबल, इसको हल्के में नहीं लेना है। इट इज पॉसिबल कि 20% के आसपास, 30% के आसपास तो पानी लॉस ही हो जाए। इट मे गो एज हाई एज 20-30 और समटाइम्स 50%। तो दिस लॉस में बी ह्यूज। इस लॉस को हम कंट्रोल करेंगे, आगे आगे इन सब चीजों को समझेंगे। बट इस तरीके से कुछ पानी सप्लाई किया जा रहा है। दिस इज अ सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम। जैसे जैसे मैं मेन कनाल से फील्ड की तरफ पढ़ूंगा ड्यूटी बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, पर कंफ्यूजन तब नहीं होगा जब आप कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर रखोगे। ड्यूटी जब भी आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि अगर ये हेड ऑफ मेन कनाल है, मेन कनाल का ये हेड है, और ये हेड ऑफ फील्ड चैनल है या आउटलेट मान लो, तो यहां पे मैं ड्यूटी का कंपैरिजन कर रहा हूं। जब भी मैंने आपको सिखाया हुआ है दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, बेस हमेशा सेम बनाते हैं। आपकी हाइट को अगर मैं आपकी सिस्टर की हाइट से कंपेयर करूं तो मैं दोनों को एक ही लेवल पे रखूंगा। ऐसा नहीं कि आप मान लो 6 फीट के हो, आपकी सिस्टर 5 फीट की है, और आपको मैंने जमीन पे खड़ा किया और आपकी सिस्टर को मैंने टेबल पे खड़ा कर दिया, और फिर बोल रहा हूं कि तुम्हारी सिस्टर की हाइट तुमसे ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन अब्सर्ड है, ये एक सही कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन दोनों चीजों का मैंने कंपैरिजन किया उनका बेस, उनका लेवल सेम नहीं है। जैसे अगर मैं दो चीजों के वेट का कंपैरिजन करूंगा कि स्टील ज्यादा भारी है या लकड़ी ज्यादा भारी है, तो मैं उनका अमाउंट, उनका वॉल्यूम सेम रखूंगा। अगर मैं छोटा सा स्टील का टुकड़ा लूं और बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लूं और फिर बोलूं कि लकड़ी बहुत हैवी है, दैट इज अब्सर्ड, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम नहीं। उसी तरीके से अगर मैं यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कंपैरिजन करूंगा तो मैं अमाउंट ऑफ वाटर सेम लूंगा, मतलब उतने ही पानी से मैं देखूंगा हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कैन बी इरिगेटेड। ऑल्दो यहां तो रिजर्वायर है, यहां पे तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लीटर पानी स्टोर किया गया है, पर उससे हमें मतलब नहीं है। हम ड्यूटी चेक कर रहे हैं, यूनिट डिस्चार्ज से कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर्स हम इरिगेट कर सकते हैं, इफ दैट डिस्चार्ज इज सप्लाइड थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ दैट क्रॉप, सो दैट द क्रॉप कैन कम टू मैच्योरिटी। तो जब भी कंपैरिजन करेंगे हम हमेशा अमाउंट, कितना पानी हम ले रहे हैं, वो सेम रख के चलेंगे। उतने ही पानी से अगर मैं यहां से सप्लाई करूं, यहां के लिए यहां से सप्लाई करूं, तो यहां से यहां आने में देखो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय वाटर ज्यादा है, तो यहां पे कन्वेयंस लॉसेज इन फॉर्म ऑफ सीपेज, इन फॉर्म ऑफ पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन विल बी मोर। अगर मैं यहां पे बोलूं उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर है, तो इससे मैं ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड एरिया इरिगेट कर सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक का ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, क्योंकि पाथ की लेंथ कम है। तो एग्जाम में ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हेड से टेल की तरफ मूव कर रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कनाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ड्यूटी इज बीइंग इंक्रीज, ड्यूटी बढ़ती जा रही है। अगर मैं बोलूं यहां पे, लेट्स से कि यहां पे जो ड्यूटी है, दिस ड्यूटी इज D1, और ये दिस इज हेड ऑफ मेन कनाल,
This duty is D2, head of branch canal. This duty is D3, head of हेड ऑफ ब्रांच कैनाल कहीं यहां पे, दिस इज D2, दिस इज यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज D3, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, दिस इज D4, हेड ऑफ द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ज्यादा ड्यूटी कौन सी होगी? ड्यूटी 1 ज्यादा नहीं होगी बल्कि 4 ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे ट्रांसमिशन लॉसेज कम होंगे, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय वाटर कम है, सीपेज या इवेपोरेशन लॉसेज कम होंगे। यहां पे जो ड्यूटी है एट द आउटलेट, इसको मैं डीओ बोल रहा हूं, इसको बेसिकली आउटलेट फैक्टर या आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोला जाता है। ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल को हम ग्रॉस ड्यूटी बोलते हैं, ड्यूटी एट द हेड कैनाल को हम ग्रॉस ड्यूटी बोलते हैं, और ड्यूटी एट द आउटलेट या हेड ऑफ द आउटलेट या हेड ऑफ द फील्ड चैनल को हम आउटलेट ड्यूटी या आउटलेट फैक्टर बोलते हैं या आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसको बनाने के बाद, राइट नेक्स्ट पॉइंट, राइट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ड्यूरिंग दिस, सॉरी ये तो लिख लिया हमने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख लो आप, स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं बल्कि ऐसे लिख लो सिंपली। ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, तो इसको बोल रहे हैं ग्रॉस ड्यूटी, दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस ड्यूटी। एंड ड्यूटी एट द यू कैन से हेड ऑफ ब्रांच कैनाल को बोलते हैं लेटरल ड्यूटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल, ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल, इसको बोलेंगे लेटरल ड्यूटी, लेटरल ड्यूटी। ड्यूटी एट द हेड ऑफ यू कैन से फील्ड चैनल, इसको हम बोलते हैं नेट ड्यूटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड चैनल, एट द हेड ऑफ फील्ड चैनल, ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड चैनल, इसको बोलते हैं हम लोग नेट ड्यूटी। एंड ड्यूटी एट द आउटलेट, ड्यूटी एट द आउटलेट इज कॉल्ड एज आउटलेट ड्यूटी, ड्यूटी एट द आउटलेट, इसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर या आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर या आउटलेट ड्यूटी। ठीक है, और यहां पे लिख लो D1 is less than, D2 is less than, D3 is less than, D4 is less than DO. Duty at the head of main canal is less, duty at the outlet is most. क्यों? क्योंकि यहां से फील्ड तक की लेंथ ज्यादा है, लॉसेस विल बी मोर। लिखिए, as we move ahead in irrigation system, as we move ahead in irrigation system, as we move ahead in irrigation system, from the head of main canal to the head of field, from the head of main canal to the head of field, from the head of main canal to the head of field, comma, length of flow of water in these channels, length of flow of water in these channels reduces, comma, which in turn reduces the transmission losses, which in turn reduces the transmission losses, which in turn reduces the transmission losses. Full stop. Hence, the availability of water for irrigation, hence the availability of water for irrigation increases, and thereby for same value of delta, and thereby for same value of delta, more area can be irrigated.
and hence for same value of delta, more area can be irrigated. More area can be irrigated. And hence, yeah, hence मत लिखो, and duty increases. And duty increases. And duty increases. ठीक है, नोट लिखो एक. ड्यूटी ऑफ वाटर देयरफॉर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इससे क्या साबित हो रहा है कि ड्यूटी जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है. मतलब नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट यू कैन इरिगेट बाय द सेम अमाउंट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस. मींस ड्यूटी विल बी डिफरेंट. नोट करके लिखिए, ड्यूटी ऑफ वाटर देयरफॉर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस and increases as we move downstream from head, and increases as we move downstream from head of main canal, as we move downstream from the head of main canal towards the head of branch canal or water course, towards the head of branch canal or water course. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में ही, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स और आउटलेट ऑफ माइनर्स is termed as outlet discharge factor, or outlet of minors is termed as outlet discharge factor. एक और नोट लिखिए, the outlet point is the point, the outlet point is the point where the responsibility of irrigation department finishes, where the responsibility of irrigation department finishes and it becomes the responsibility of individual farmer, and it becomes the responsibility of individual farmers to carry water to their field beyond this point, and it becomes responsibility of individual farmers to carry water to their field beyond this point. Full stop. एक और नोट लिखिए, in case of flow slash direct irrigation, in case of flow slash direct irrigation, in case of flow slash direct irrigation, comma, duty is always expressed, duty is always expressed as area, ये देखो, as area divided by discharge, as area divided by discharge. And is termed as flow duty, and is termed as फ्लो ड्यूटी. ये देखो, इसको बोलते हैं फ्लो ड्यूटी, एंड इज टर्म्ड एज फ्लो ड्यूटी, एंड इज टर्म्ड एज फ्लो ड्यूटी. ठीक है, एंड इज टर्म्ड एज फ्लो ड्यूटी. फुल स्टॉप. इन केस ऑफ स्टोरेज इरिगेशन, in case of storage irrigation, duty is expressed in terms of area per unit volume of water. In case of storage irrigation, duty is expressed, in case of storage irrigation, duty is expressed in terms of area per unit volume. ये देखो, area per unit volume, area per unit volume of water available in reservoir for irrigation, area per unit volume
एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इन रिजर्वायर फॉर इरिगेशन, water available in reservoir for irrigation, which is termed as quantity duty or storage duty, which is termed as quantity duty or storage duty, which is termed as quantity duty or storage duty. ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, ये ऐसे ही लिख लो, आप बना लो अपनी कॉपी में नीचे, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दिस विल बी हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब, दिस इज हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, मीटर क्यूब पर सेकेंड है, डिस्चार्ज का यूनिट मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो भी हमने ड्यूटी की बात की उसको ड्यूटी या फ्लो ड्यूटी बोलते हैं, दैट इज एरिया डिवाइड बाय डिस्चार्ज, ए बाई क्यू। बट इन केस ऑफ स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम, ड्यूटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी ड्यूटी या स्टोरेज ड्यूटी। पर इसको हम कभी यूज नहीं करेंगे पूरे सब्जेक्ट में, हर बार ड्यूटी का मतलब हम यही निकालेंगे और ड्यूटी इसी को हम बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक चीज होती है स्टोरेज ड्यूटी, पर ये ड्यूटी का मतलब हम बार बार वही लेके चलेंगे, फ्लो ड्यूटी, या जिसको इन जनरल ड्यूटी बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ पुट हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। चलिए इसको कल शुरू करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे, इसके आगे कल देखते हैं। एक बार बताइए, कोई डाउट है तो उसको डिस्कस करते हैं, इफ यू वांट एनीथिंग टू बी रिपीटेड अगेन, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बताइए, कोई चीज रिपीट करनी है तो, कोई चीज रिपीट करनी है तो बताइए, नहीं तो क्लास आज की यहीं पे खत्म करते हैं, आगे बाकी डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।